जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्ज़ाम करीब आ गया है और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी आपका नवंबर में होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए इन दोनों एग्ज़ामों के लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें हमने 10 प्रश्नों को शामिल किया है और इन 10 प्रश्नों में स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सभी के मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और हम इस 10 प्रश्नों में इनका संपूर्ण पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इन 10 प्रश्नों का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जितने भी इसमें ऑप्शन दिए होंगे उन सभी ऑप्शन से बनने वाले प्रश्नों को भी हम करेंगे और उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट होंगे उन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी एक नर्तकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इस प्रश्न में यह बताना है कि राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की जो बेटी यामिनी रेड्डी है, यह किस डांस से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे मणिपुरी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है वो यामिनी रेड्डी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कुचिपुड़ी से संबंधित जो है यामिनी रेड्डी है। आपको यहाँ पर अगर कुचिपुड़ी की बात आए तो आपको एक कोड याद रख लेना है। कोड वर्ड यहाँ पर है रेड्डी। जिस भी नाम के पीछे आपको रेड्डी लगा मिले, रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगर कुचिपुड़ी की यहाँ पर बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक क्लासिकल डांस है और भावना रेड्डी एक अन्य नाम भी आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अन्य ऑप्शनों की, आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे ऑप्शनों में मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक है। अगर इन ऑप्शन की बात करते हैं तो मणिपुरी की अगर बात करें तो मणिपुरी जो कि एक मणिपुर का क्लासिकल डांस है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर झावेरी बहनों के बारे में जानना ज़रूरी है। झावेरी बहनें दोस्तों 4 बहनें हैं जो कि मणिपुरी डांस को करती हैं। इसमें अगर इनके नाम की बात करते हैं तो दर्शना, नयना, रंजना और स्वर्णा जो है इनके नाम हो जाएंगे। और इन चारों के अगर गुरु की बात करते हैं, झावेरी बहनों के गुरु का क्या नाम है, तो गुरु विपिन सिंह इनका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से झावेरी बहनें 4 बहनें हैं, इसी प्रकार से एक तंजोर चौकड़ी, ये 4 भाइयों की चौकड़ी है जो कि भरतनाट्यम डांस को करती है। तो तंजोर चौकड़ी की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल है, एक का नाम पेन्निया, चिन्नैया, शिवानंदम और वाडीवेलु जो है इनका नाम है। तो ये आपको याद रख लेना है, तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। अगला यहाँ पर है कथक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक में आप लोगों को महाराज घराने से नाम याद रख लेने हैं, जैसे बिरजू महाराज और बिरजू महाराज के पिताजी गुरु अच्छन महाराज और इनके बिरजू महाराज के ही चाचा जी शंभू महाराज। ये सब जितने भी महाराज हैं वो सब कथक डांस से संबंधित है, ये आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आप चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था। अगर बात करते हैं पहले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के, आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से देखना है, महिला के बारे में पूछा है। जी हाँ दोस्तों, जो महिला का क्रिकेट विश्व कप हुआ वो कब आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है 1992, 1998, 1974 या फिर 1973। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सन 1973 में पहला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। अगर यहाँ पर बात करते हैं पहले आईसीसी महिला विश्व हॉकी वर्ल्ड कप की, तो यहाँ पर यह इंग्लैंड में हुआ था और अगर इसके विजेता की बात करें तो इंग्लैंड ही जीता था और विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया बना था। अगर यहाँ पर इसके अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेते हैं, दूसरा जो महिला विश्व कप हुआ था वो सन 1978 में हुआ था। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में यह पहली बार हुआ था। दूसरा महिला विश्व कप भारत में पहली बार कब हुआ, 1978 में हुआ और ये दूसरे नंबर का था। अगर बात करते हैं भारत में अब कब होगा, तो सन 2025 में भारत में होगा। 1978 के बाद सन 2025 में भी यह भारत में होगा। अगर 2022 के हम महिला विश्व कप की बात करते हैं तो यह न्यूजीलैंड में हुआ था और इसके रिजल्ट की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था और उपविजेता जो है वो इंग्लैंड बना। नेक्स्ट यहाँ पर है, ये तो था हमारा महिला विश्व कप। अब जानते हैं जो पहला पुरुष विश्व कप हुआ था वह 1975 में हुआ था और यहाँ पर इंग्लैंड में यह हुआ था, ये आपको याद रख लेना है। और यहाँ पर जीता कौन था, तो वेस्ट इंडीज की टीम जो है पहले विश्व कप में जीती थी जो कि 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ पर इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इससे संबंधित आपकी परीक्षा में बन जाता है।
तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर है, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो महाबलीपुरम का स्मारक है वह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम का जो स्मारक है वह तमिलनाडु में राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु में यह स्थित है। अगर बात करते हैं ये कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो सन 1984 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, यह आपको याद रख लेना है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर बात करते हैं अन्य हम यूनेस्को के बारे में, किस प्रकार से इसका गठन होता है, तो अगर बात करते हैं सबसे पहले सन 1986 में कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर शामिल हुई है, तो दोस्तों खजुराहो का जो मंदिर है जो मध्य प्रदेश राज्य में है, खजुराहो का मंदिर 1986, और हम्पी के जो स्मारक हैं वह 1986 में इसमें शामिल किए गए थे। और 1987 की बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट नाम आता है पद्दकल स्मारक जो कि कर्नाटक में है। अगर बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, विश्व विरासत स्थल की, जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल है वे टोटल कितने हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को संख्या याद कर लेनी है, 40 है। अगर 40 में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये भारत के 40 हैं। अगर 40वें स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर 40वां स्थल धोलावीरा गुजरात से संबंधित है, जो कि 2021 में शामिल किया गया था। 40वां स्थल कौन सा हो जाएगा, धोलावीरा गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों की हेल्प हो पाए। तो यहाँ पर है, ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस राजा का दरबारी कवि था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मणी बाणभट्ट है। बाणभट्ट निम्न में से किस राज्य का दरबारी कवि था। आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय या फिर राज्यवर्धन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, या हर्षवर्धन के काल में बाणभट्ट का उल्लेख मिलता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम हर्षवर्धन की, तो ये वर्धन वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन जी के पिताजी का नाम यहाँ पर प्रभाकर वर्धन आप लोगों को याद रख लेना है, और हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती। अगर हर्षवर्धन के हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा है। इससे संबंधित कुछ अन्य बातों के बारे में जानते हैं। वर्धन वंश के मैंने आप लोगों को बाद में बताया कि ये वर्धन वंश से संबंधित था हर्षवर्धन, और इसके पिता और माता के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन वर्धन वंश की स्थापना किसने की या इसके संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों वर्धन वंश का जो संस्थापक था वह पुष्यभूति था, और इसने राजधानी थानेसर थी, थानेसर से कहाँ लेकर गया था, ये कन्नौज उत्तर प्रदेश लेकर गया था। अगर यहाँ पर बात करते हैं हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री आया था वह कौन था, तो हर्षवर्धन के समय पर जो चीन से यात्री आया था उसका नाम था ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग की अगर हम बात करते हैं तो यह 15 वर्षों तक भारत में रहा था। 630 ईस्वी में यह भारत आया और 645 ईस्वी तक यह भारत में रहा। अगर हम ह्वेनसांग की इम्पोर्टेंट पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का नाम इसका सियूकी हो जाएगा, और इस ह्वेनसांग को ही हम क्या बोलते हैं, यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। यात्रियों का राजकुमार किस विदेशी यात्री या चीनी यात्री को कहा गया है, तो ह्वेनसांग उसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगर बात करते हैं बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट जो है यहाँ पर हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक हो जाएंगे, ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया और पूरे भारत में इसकी मान्यताओं को फैलाने में मदद की। आपके ऑप्शन है कर्नाल हेरनी, एनी बेसेंट, मैडम बिलादवस्की और हरिचंद्रन चिंतामणि। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका नेतृत्व किया और पूरे भारत में इसकी जो मान्यताएं हैं उसको फैलाने में मदद किसने की, एनी बेसेंट ने की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर एनी बेसेंट की हम बात करते हैं तो ये आयरलैंड से संबंधित हैं, और आयरलैंड से संबंधित आप लोगों को यद कर लेना है। अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष सन 1907 में बनती है, और कांग्रेस की अध्यक्ष भी यह बनी थी सन 1917 में। 1917 में यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये आपको याद रख लेना है, एनी बेसेंट से आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हमने इस प्रश्न के अंदर पढ़ा। तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पर हम जानते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की अगर बात करते हैं तो सन 1875 में इसकी स्थापना हुई। अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और इसके संस्थापक कौन थे, कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट थे, और मैडम एच बी बिलातवस्की थी जो है
ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो हैं संस्थापक थे, ये आपको याद रख लेना है। अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने सन 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में सन 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह BHU बना। अगर एनी बेसेंट की अन्य बात के बारे में बात करें तो इन्होंने एक होम रूल आंदोलन में सितंबर 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया और होम रूल आंदोलन में एक पत्रिका का संचालन किया जिसको हम कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं, और न्यू इंडिया इसकी पत्रिका थी। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड से प्रश्न आपके आने के 99% चांस है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, लेकिन आप लोगों को इस प्रश्न के अंदर बताना है कि कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। तो आपके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, VV गिरी, BD जत्थी या फिर गोपाल स्वरूप शर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। जी हाँ दोस्तों, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। अगर इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि बात करें तो जो पहले उपराष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, आपका प्रश्न यहाँ पर मालूम किया गया है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले भी कौन थे। तो दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर वर्तमान में अगर हम बात करते हैं जो 14वें उपराष्ट्रपति है, उनका नाम है जगदीप धनखड़ जी, आप लोगों को याद कर लेना है। और यहाँ पर आपका राष्ट्रपति से भी प्रश्न बन जाता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू का नाम आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति यहाँ पर आपको देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, ये आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित चुनाव में नामांकन के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए प्रस्तावकों की एक हस्तांतरित सूची की आवश्यकता होती है। आपको खाली स्थान की जगह पर भरना है कि कितने प्रस्तावकों की एक हस्तांतरित सूची की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो उसको चुनाव लड़ने के लिए कुछ प्रस्तावकों का एक सिग्नेचर की एक सूची होती है। तो कितने प्रस्तावकों के सिग्नेचर होने चाहिए कि वे चुनाव लड़ सके? तो आपके ऑप्शन है 20, 40, 50 या फिर 100। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 50। जो प्रस्तावक होते हैं 50 तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 50 प्रस्तावकों के साथ साथ 50 अनुमोदकों की सूची भी 50 अनुमोदक के सिग्नेचर भी आप लोगों के पास या राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए होने चाहिए। अगर यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से, तो राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया हमारे संविधान में ली गई है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ये आपको याद कर लेना है। और संसद के, अगर इसमें बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। पहला पॉइंट है संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वे जो है जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सभी निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता रहता है, पहले तो यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी होते हैं जिनमें विधानसभा होती है जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, लेकिन अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है इसके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये आपको याद रख लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों की परीक्षा के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने। महावेली गंगा खालिस्तान की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है, आप लोगों को इस प्रश्न के अंदर ये बताना है। तो बताइए यहाँ पर महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है। आपके ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका की महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं श्रीलंका का चित्र आप लोगों के सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की अगर राजधानी की बात करते हैं तो वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे हो जाएगी। अगर यहाँ पर श्रीलंका की भाषा की बात करें तो श्रीलंका में कौन सी भाषा चलती है, सिंगली और तमिल। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है तो तमिलनाडु चलेगी या तमिल भाषा चलेगी, और एक भाषा होती है सिंगली जो कि यहाँ की एक भाषा हो जाएगी। अगर श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वॉलीबॉल इसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा।
और राष्ट्रीय अगर पक्षी की बात करते हैं तो जंगली मुर्गा यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा और राष्ट्रीय फूल यहाँ पर लिली हो जाएगा। अगर विश्व की सबसे यहाँ पर नदी की बात आई थी तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो 6650 किलोमीटर लगभग नील नदी की लंबाई हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर महावेली गंगा के बारे में मालूम किया गया था कि महावेली गंगा तो यहाँ पर श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूरी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी हो जाएगी, क्योंकि उसका क्षेत्रफल के हिसाब से वह सबसे बड़ी है, लेकिन लंबाई के हिसाब से अगर बात करते हैं तो नील नदी सबसे बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने, भारत में हरित क्रांति का जनक का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो आपके ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, सतीश धवन या फिर सैम पित्रोदा। तो दोस्तों हरित क्रांति के अगर जनक की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी जो हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। ये आप लोगों को याद कर लेना है। और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात करते हैं तो हरित क्रांति के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो हरित क्रांति नाम किसने रखा? हरित क्रांति का जो हरित क्रांति नाम रखा गया वो विलियम गोड के द्वारा इसका नाम रखा गया। और यहाँ पर हरित क्रांति के जनक अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मन बोरलॉग जी विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं और भारत में MS स्वामीनाथन है। लेकिन कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति के प्रणेता कौन है, तो प्रणेता में आप लोगों को आंसर लगाना है बाबू जगजीवन राम। और भारत में पहली हरित क्रांति कब हुई थी? तो सन 1966 और 67 में भारत में पहली हरित क्रांति हुई थी, जहां पर इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर भारत में दूसरी बार हरित क्रांति की बात करें तो 1983 और 84 में हुई थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इन्होंने एक गेहूं डाक टिकट भी जारी किया गया था। आप लोगों को ये याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसी को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। आप लोगों को इसमें बताना है कि विटीकल्चर किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है सब्जी उगाने को, फल उगाने को, रेशम की खेती को या फिर अंगूर की खेती को। तो दोस्तों विटीकल्चर की अगर बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं रेशम की खेती को तो रेशम की खेती को हम सेरीकल्चर बोलते हैं और सब्जियां और फल उगाने को हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ये दोनों आ जाएंगे। सब्जियां और फल उगाने को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, रेशम की खेती को सेरीकल्चर बोलते हैं और यहाँ पर आपका जो आंसर है अंगूर की खेती को हम क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरों के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मछली उत्पादन में वह मछली उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा PC कल्चर। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। आप यहाँ पर मधुमक्खी देख सकते हैं। केचुआ पालन की बात करते हैं तो वर्मी कल्चर हम केचुआ पालन को बोलते हैं। और समुद्र जीव की बात करते हैं तो समुद्री जीव के जो अध्ययन है उसको हम क्या बोलते हैं? मैरीकल्चर बोलते हैं। वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को हम अर्बरीकल्चर बोलते हैं। और जैतून को अगर बात करते हैं तो जैतून से क्या संबंधित है? ओलिविकल्चर। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ये 10 प्रश्न और इनका एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अगले पार्ट में।